थैंक यू शिरीन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, सीधे सवाल, जो मेरी आदत है। मेरे सवालों से शायद हो सकता है आपको कहीं बुरा भी लगे, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। और सिर्फ बुरा नहीं लगाऊंगी, अच्छी बातें भी करूंगी मैं आपके साथ। लेकिन सबसे पहले अविनाश जी, सिर्फ झारखंड के प्रोस्पेक्ट से नहीं, आपको तो मैं ऐसे अगर कल को कांग्रेस मैं मानूं कि अगर आती है सत्ता में, जो कि मुझे नहीं पता है कि कब तक आएगी, आप शायद बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि किस तरीके का काम कांग्रेस में भीतर खाने चल रहा है कि इसको थोड़ा सा रिवाइव करे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आए, जैसा कि कांग्रेस की स्थिति पहले रही है। तो शायद मैं आपको, मुझे लगता है कि उस पटल पे देखूं, केंद्रीय नेतृत्व के पटल पे अगर कांग्रेस आती है तो, क्योंकि मुझे पता है कि वहां एक अच्छी पकड़ आपकी केंद्रीय नेतृत्व में है और अभी फिलहाल झारखंड की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको दे रखी है। तो उस लिहाज से सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस तेलंगाना के लिए। क्या आप लोग को लगता है कि मैं अगले साल आपको झारखंड के लिए बधाइयां दूंगी? झारखंड के लिए आपको अगले साल बधाइयां दूंगी मैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 आरूप जी, बेबी जी और उनकी पूरी टीम को 14 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस संघर्ष और समर्पण के साथ उन्होंने इस चैनल को एस्टेब्लिश किया और न्यूज़ की और मीडिया में एक अपना नया नाम और पहचान बनाई, ये उनकी पूरी टीम की, आरूप जी की और उनकी टीम की डेडिकेशन और उनकी मेहनत के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं और इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी प्रकार से ये चैनल इसी प्रकार से और सही न्यूज़ को और सही न्यूज़ को पेश कर झारखंड की प्रगति में, झारखंड के राजनीति में एक स्थिरता के साथ आगे बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ जो प्रश्न आपने पूछा कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एक मैं समझता हूं कि बहुत स्वाभाविक है कि अगर देखें स्वतंत्रता के बाद राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे वो संविधान की स्थापना हो, चाहे लोकतंत्र की स्थापना हो, चाहे इस देश में संविधान को लेकर देश के हर छोटे से बड़े समाज समुदाय को न्याय दिलाने की बात हो, तो इसकी जननी ही कांग्रेस है। और कांग्रेस ने पूरे संघर्ष के बाद इस देश को एक नई पहचान दी। संविधान के माध्यम से छोटे से बड़े, गरीब से और अमीर हर व्यक्ति को एक वोट देकर बराबरी का सम्मान दिया और इस देश के भविष्य को संवारने के लिए उसके हाथ में अधिकार दिया कि उसके इस एक मत के अधिकार से संविधान के आधार पर हर समाज, जाति, धर्म, समुदाय को लेकर कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूं कि इन 75 साल की यात्रा जो पूरी हुई है उसमें अगर एक नया भारत उभर के आया है तो ये श्रेय, ये सम्मान इस देश की जनता को और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीतियों को है। तो अगर मौका मिलता है तो आज देश जिस खतरे से जूझ रहा है, चाहे वो संविधान को खतरा हो, लोकतंत्र को खतरा हो, निश्चित रूप से उसमें देश की जनता की अपेक्षा अनुसार इस देश में स्थिरता, लोगों में एक सुरक्षा की भावना और साथ ही साथ आगे और उम्मीद के साथ में नवयुवकों को एक अवसर इस देश की प्रगति के लिए देने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था। मैंने आपको तेलंगाना के लिए बधाई दी थी और मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अगले साल झारखंड के लिए आप बधाइयां पाएंगे। और दूसरा एक और सवाल इसी के साथ कि क्या भूमिका बदलेगी, बड़ा भाई छोटा भाई होगा, छोटा भाई बड़ा भाई होगा, क्या इसकी उम्मीद की जाए आपसे? देखिए, सबसे पहले तो तेलंगाना में जो आपने बधाई दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। अन्य 4 राज्यों में हमारी अपेक्षा अनुसार जो नतीजे अपेक्षित थे उस प्रकार से नहीं आने का दुख हमें है और जहां कहीं भी हमारी कमियां पूरी हुई हैं उसे हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं और जनता के जनादेश को सराखों पर लगकर उसे स्वीकार करते हैं।
रही बात झारखंड की, तो एक चीज मैं आपको निश्चित रूप से बतला दूं कि झारखंड में एक जो गठबंधन की सरकार है, जिसके तहत जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और अन्य दल के लोग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने, अभी मैं सुन रहा था कि एक स्थिरता दी है, इतने विरोधाभास के बावजूद भी जिस दिन से यह सरकार चुनकर आई है उस दिन से इसे बेदखल अस्थिर करने का सतत प्रयास चालू है। लेकिन उसके बावजूद भी इस झारखंड की जनता के आशीर्वाद और विश्वास से और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक हर क्षेत्र, विकास से लेकर इस क्षेत्र की संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं उनका संरक्षण करते हुए झारखंड को स्थिरता दी है। मैं बधाई देना चाहूंगा और निश्चित रूप से जो कार्य यहाँ की किसानों के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां और जो कार्यक्रम योजनाएं जो दी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगले साल 2014-24 के चुनाव में गठबंधन के साथ और बड़ी बहुमत से और भी बेहतर मजबूती के साथ हमको देश की, प्रदेश की जनता सेवा का मौका देगी। बिल्कुल, अब जाहिर तौर पे मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के तहत हम अपना ये आकलन नहीं कर सकते कि कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा। वो मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति इस जगह पे। आपने भी बताया कि आप बहुत बेहतर तरीके से सरकार चला रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि आप खुद पब्लिकली ये बात बोलते हैं कि हमारे कुछ मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें संगठन में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, तो फिर अंदर खाने कुछ गड़बड़ भी चलता रहता है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, जब जन सेवा में हम, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगर सेवक हो, लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं और साथ साथ में जो डिलीवर होता है उसमें हमेशा कुछ न कुछ फर्क होता है। और स्वाभाविक है कि जब अपेक्षाएं और आकांक्षाएं ज्यादा बड़ी हों तो लोग कभी कभी अपने आप उसमें असंतोष की भावना रहती है। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से बतला दूं आपको कि आज अभी जब ये कॉन्क्लेव हो रहा है उस समय पूरे प्रदेश में सरकार आपके द्वार, मैं समझता हूं कि दूसरी तीसरी फेरी है, और आप खुद जमीनी स्तर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम जनता, चाहे वो गृह निर्माण की बात हो, चाहे किसान कर्ज की बात हो, चाहे छोटी छोटी सी व्यवस्थाओं की बात हो, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स, जिस प्रकार का प्रतिसाद जनता की ओर से मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक कदम सरकार का है। और सरकार ने इससे पहले भी, और अगर मैं बतला दूं कि जहां तक के कांग्रेस के मंत्रियों का सवाल है, सतत रूप से पूरे प्रदेश के अंदर में हर जिला मुख्यालय में और प्रखंडों में उनकी जन सुनवाई के कार्यक्रम सतत शुरू हैं। और इस जन सुनवाई के दौरान बिना किसी पार्टी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए आम जनता जो भी सामने आती है उसकी मदद करने का, एक सेवा करने का सुअवसर पार्टी और सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। आपकी उस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सुधार की गुंजाइश हर इसमें होती है, और लेकिन मंत्रीगण बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि ये बहुत कम लोगों में होता है कि सामने आकर अपनी गलतियां आप कैमरे पे माने कि हाँ आपने ये, और आपने बताया कई बार कि पब्लिकली यानी कि मीडिया के सामने भी कहा है कि हमारे कुछ मंत्री हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत अच्छा नेतृत्व या एक बहुत अच्छे नेता की पहचान है। लेकिन एक और सवाल इसी के साथ, एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे। कुछ मंत्री कहा है आपने? मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने निश्चित रूप से कहा है कि जो कार्य कर रहे हैं अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा और डिलीवरी ये दो में जो फर्क होता है उसके चलते हुए जनता में थोड़ा सा असंतोष होता है, और निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। और मंत्रीगण में जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पिछले 4 सालों में जो भी मंत्रालय, मैं अगर बात करूं कांग्रेस के मंत्रियों की, तो अगर आप देखेंगे उनको तो परफॉर्मेंस मंत्रियों का आउटस्टैंडिंग रहा है। जहां कार्य, उसमें सबसे बड़ी देखिए एक चीज गौर करिए आप कि यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, और जैसा मैंने कहा कि पहले दिन से इसे अस्थिर
और असफल करने का सतत प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे देश प्रदेश के विकास के लिए भी अच्छी। अभी चौधरी जैसा कह रहे थे, प्रमुख कारण यह है कि अस्थिरता, और अस्थिरता सिर्फ मात्र राजनीतिक तौर पर भी हमें पीछे नहीं ले जाती, लेकिन अगर आप तुलना करें झारखंड की उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ, तो आप इस चीज का फर्क महसूस कर सकेंगे कि स्थिरता का प्रभाव आम जनता के फायदे में कितना ज्यादा होता है। और यही दुर्भाग्य रहा कि यहां पर अस्थिरता के कारण समय समय पर सरकारें बदलती गई, नेतृत्व बदलता गया, जो भी पॉलिसी हैं जन सेवा की, जन कल्याण की, उसे गंभीरता से पूरा नहीं कर पाए या अधूरी रह गई। और इसलिए आवश्यकता है कि आज अगर स्थिर रहे, और केंद्र सरकार का समर्थन जाहिर है कि जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पे केंद्र सरकार का जो जेन्युइन हक का, अधिकार का भी जो कंट्रीब्यूशन बनता है, उसे उसका भी अभाव होने के कारण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन मैं इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा सरकार को और सरकार के नेतृत्व हेमंत सोरेन जी को कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इस प्रदेश की जनता की सेवा में अपने कार्यक्रमों को, हमारे एजेंडा को अमल करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए उन्होंने उनको डिलीवर करने की कोशिश की है और आगे भी कर रहे हैं। बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, परफॉर्मेंस की बात आपने कही है, तो निश्चित रूप से एज अ वेरी गुड परफॉर्मर विथ बेटर रिजल्ट्स एंड वेरी गुड विजन, स्पेशली यूथ के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए और किसानों के लिए इस सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं जो आई हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैंने इतनी सरकारें देखी हुई हैं, लेकिन वास्तविकता में परिस्थिति और उसके चलते हुए इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद जो डिलीवर करे हैं, तो स्वाभाविक है कि गुंजाइश तो सुधार की हर स्तर पर रहती है, लेकिन नई परिस्थिति में जो कार्य चल रहा है, मैं हेमंत सोरेन जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूँ। चलिए, और एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम झारखंड के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हम झारखंड को आगे कहाँ देखना चाहते हैं इसके लिए बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी सरकार 2024 में आती है, जो कि मैं तो चाहूंगी कि आए, तो क्या किस तरीके से आप और परिवर्तन देखना चाहते हैं स्टेट में, या क्या रह गया है अभी जिसको आप आगे पूरा करना चाहेंगे? देखिए, झारखंड अगर आप देखें तो ये सौभाग्य है, इस देश के सिरमौर है जहां तक मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ का खनिज और अन्य उपलब्धियां जो यहाँ पर हैं, ये वन प्रदेश के साथ साथ में एक बहुत ही संस्कारी और सांस्कृतिक प्रदेश है। वन संपदा के चलते हुए मैं नहीं समझता कि अगर उसे सही रूप से उसका उत्खनन और सही रूप से अगर उपयोग किया जाए तो इसमें अपार संभावना है कि यहाँ पर रोजगार से लेकर यहाँ के भौतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में उसकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तीसरा, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार और ध्यान देना चाहेगी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य, इन चीजों का यहाँ पर अभाव है, कमी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उपलब्ध रिसोर्सेस और उसकी उपयोगिता, ये दोनों में जो फर्क है, आने वाले दिनों में हमारा ये एजेंडा होगा, हमारी ये प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे शिक्षा, रोजगार के साथ साथ हमारे आदिवासी क्षेत्रों का विकास, एक कौशल और जो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ का खनिज संपदा का पूरे देश और विश्व में एक नए पॉलिसी और नए उसके साथ में उसके चलते हुए जो विस्थापन की समस्या है उसका समाधान भी इसके साथ साथ में उतना ही आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से इसमें प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है, और इसके चलते कुछ अच्छी पॉलिसीज भी बनाई हुई हैं, उसका अमल सही तरीके से करना और उसका फायदा राजनेताओं को यही, उन्हें इतने अच्छे तरीके से बात करना आता है कि पहले वो अपनी ही बातों को कैसे बहुत अच्छे से ठीक करना है, इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें आप मंझे हुए हैं। अब क्योंकि मैंने एक आखिरी सवाल कहा था, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है जो मुझे लगता है कि ये मंच उसके लिए बहुत अच्छा है कि मुझे पूछना चाहिए, और आप क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के इतने करीब हैं तो इसलिए भी मुझे ये पूछना चाहिए, क्योंकि आपका ही ये कहना है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जो गठबंधन की राजनीति है वो वैसे ही चलेगी। और इसमें हमने ये देखा एक इंडिया अलायंस, 6 दिसंबर की इसकी मीटिंग होती है, हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जीत होती है, कांग्रेस पर इतने सवाल खड़े होते हैं कि इंडिया अलायंस के जितने भी, मतलब मैं ये नहीं
कहूंगी कि सारे के सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में दिखते हैं, वो अब कांग्रेस की स्थिति पर ही सवाल उठाने लगे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, यही हमारी ताकत भी है। इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो समविचारी पक्ष हैं, पार्टियां हैं, निश्चित रूप से उनके अपनी खुद की भी संस्थाएं, खुद की पार्टी भी हैं, चाहे रीजनल पार्टी हो, कुछ नेशनल लेवल पर भी है, और स्वाभाविक है कि उनके भी एजेंडा, उनके निजी प्रोग्राम्स भी पैरेलल चलते हैं। गठबंधन की राजनीति समन्वय की राजनीति होती है, जिसमें संवाद के माध्यम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या समन्वय की एक गढ़ी एक उत्पन्न पैदा की जाती है। उस समन्वय के चलते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक जो कॉमन लक्ष्य होता है, जो कॉमन टारगेट होता है, उसके प्रति हर एक को कुछ छोड़ना होता है। आज बीजेपी है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके सामने लक्ष्य है देश में लोकतंत्र बचाना, उनके सामने लक्ष्य है देश के संविधान को बचाते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए उसे मजबूती से खड़ा करना। बीजेपी आज क्योंकि उसके विरोध में है, तो नेचुरली बीजेपी सामने जो कोई भी इसके सामने होगा, कांग्रेस उसका हमेशा विरोध करती आई है, और संविधान के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए समविचारी जो भी लोग हैं उनको साथ में लेकर पहले भी और बड़े खुले रूप से हमने अपने बाहें फैलाई हैं। और हमें बहुत खुशी है कि अधिकांश विपक्ष एक साथ होकर इस एजेंडा को, इस मुहिम को लेकर एकत्र हुआ है और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है वैसे ही वो हमें आगे 2024 में ही मिले। और बहुत शुक्रिया मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, बिल्कुल वाकपटुता के साथ, और साथ ही बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।